आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे आईपीसी सेक्शन 366 के संदर्भ में चर्चा करूंगा और आपसे मैं एक हाई कोर्ट का जजमेंट शेयर करूंगा जिसमें सेशन कोर्ट ने एक व्यक्ति को 366 के अंतर्गत आरोपी मानते हुए उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। लेकिन जब वो व्यक्ति पहुंचा हाई कोर्ट और उस केस के फैक्ट को देखते हुए हाई कोर्ट ने उस आरोपी को 366 के मुकदमे से बरी कर दिया। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 366 किसी भी व्यक्ति के ऊपर किस कंडीशन में दर्ज किया जाता है। साथियों, जहां कहीं भी किसी भी स्त्री को उससे शादी करने के आशय से या फिर इस आशय से उसको प्रेरित करता है और उसका अपहरण करता है, उस कंडीशन में उसे 366 के अंतर्गत दोषी माना जाता है और इसके अंतर्गत 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। अब साथियों, हमने अक्सर देखा है कि 366 का जो अपराध है वो वहाँ दर्ज होता है जहाँ कहीं भी किसी लड़की को उसके माता पिता के संरक्षण से भगाया जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि 366, 376 का अपराध साथ में ही दर्ज किया जाता है और काफ़ी सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ किस तरह का अपराध ना भी हो तो भी उसे दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि पीड़िता जो होती है उसके वो अपने माता पिता के दबाव में एफआईआर कराती है और उस कंडीशन में 376 के साथ साथ 366 को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। अब साथियों, मैं आपसे जिस केस की स्टोरी शेयर करूंगा, ये केस जो है ये मद्रास हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था और ये अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो केस था ये था शक्तिबल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और जो क्रिमिनल अपील नंबर है वो है 449/2014 और इस जजमेंट को जस्टिस टी रविंद्र साहब ने इसको डिसाइड किया था और ये जो पब्लिश हुआ है ये है 4 जून 2020 को। अब साथियों, इस केस की कुछ स्टोरी ऐसी थी कि यहाँ पे जो पीड़िता है, जो लड़की है, वो जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने शिकायत किया है, यहाँ पे जो आरोपी है, आरोपी का और पीड़िता के भाई की एक दूसरे से दोस्ती थी। आरोपी का पीड़िता के घर आना जाना था। वहाँ पे पीड़िता के घर आते हुए उस लड़की की जो आरोपी उससे दोस्ती हो गई और जैसा कि एफआईआर में बताया गया है कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि लड़की को पता चला कि उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं और वो लड़की ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कहीं और हो। वो उसी लड़के से शादी करना चाहती है जिसे इस केस में आरोपी बनाया गया है। उसने इस बात का जिक्र भी आरोपी से किया कि उसी से शादी करना चाहती है क्योंकि उससे प्रेम करती है और वो अगर उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और करेंगे तो सुसाइड कर लेगी, इसलिए वो चाहती है कि आरोपी उससे शादी करे। अब इसके बाद साथियों, उसके कुछ दिनों बाद एक दिन जब वो सुबह स्कूल जा रही थी, स्कूल के जाते समय, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो जो घटना जैसा कि एफआईआर में बताया गया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि एफआईआर में जो लड़की ने बताया कि वो एक दिन स्कूल जा रही थी, उसी समय जो आरोपी है उसका भाई आया और उसने बोला कि आपसे आरोपी मिलना चाहता है और आरोपी ने उसे बुलाया और कार में बैठाया। उसके बाद उसे कुछ खाने को दिया जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके बाद जब उसे होश आया तो वो साड़ी पहनी हुई थी और उसके गले में थली बंधी हुई थी। उसे ये समझ आ गया था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती और उसे बेहोशी की हालत में की गई है। उसके बाद जब वो लड़की घर लौट के आई तो उसने वाक़या अपने घर वालों को बताया। उसके बाद उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब साथियों, यहाँ पे लड़की ने जो अपने 161 के स्टेटमेंट दिए उसमें उसने बताया था कि वो उस अपने माता पिता उसकी जहाँ शादी करना चाहते थे वहाँ वो नहीं करना चाहती थी, वो लड़के के साथ ही रहना चाहती थी और उसे शादी करना चाहती थी। लेकिन लड़की जब कोर्ट में उसने जो बयान दिया उसके बयान जो एफआईआर थे उसी के अनुरूप थे। अब उसके बाद जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने स्वीकार किया कि लड़की ने अपने जो 161 के स्टेटमेंट में जो बयान दिए उसमें लड़की ने ये बताया था कि उसके माता पिता उसकी शादी कहीं ज़बरदस्ती करना चाहते हैं और वो आरोपी से शादी करना चाहती है, इसलिए उसके साथ वो भाग के गई थी और उसने अपनी मर्जी से शादी किया था। अब यहाँ पे साथियों, जो लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया कोर्ट में और जो आईओ ने जो स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्योंकि दोनों के बयानों में अंतर था। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि लड़की के माता पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो लड़की के वापस आने के 2 दिन बाद दर्ज कराई थी।
तो इस प्रकार से कोर्ट ने इन फैक्ट को देखा कि लड़की जहां एक तरफ ये कह रही है कि 161 की स्टेटमेंट में उसने ऐसा कहा है कि वो लड़के से शादी करना चाहते इसलिए वो जानबूझ के गई थी, और जो एफआईआर में जो घटना बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि लड़के ने उसको ज़बरदस्ती उसका अपहरण किया और उसके बाद उससे शादी किया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसका बलात्कार भी किया। लेकिन जब उस लड़की ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया तो उसने केवल ये बयान दिया कि यहाँ पे उस लड़के ने उसका अपहरण किया, उसके साथ किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं की और उसे उसके बाद उसने घर पहुँचा दिया। तो साथियों, कोर्ट ने यहाँ पे ये माना कि जो उसके एफआईआर के जो स्टेटमेंट हैं और जो उसके कोर्ट में जो चीफ एग्जामिनेशन और जो क्रॉस एग्जामिनेशन के समय जो स्टेटमेंट है उन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि कोर्ट में लड़की ने स्वीकार किया कि नहीं उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, उसके प्रकार से किसी प्रकार से उसका साथ बलात्कार नहीं किया गया है और किसी प्रकार से उसको मजबूर नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उस लड़के ने उसका अपहरण किया था और उससे शादी किया था। तो इस प्रकार से सेशन कोर्ट ने उसको 376 के आरोप के अंतर्गत उसको बरी कर दिया, आरोपी को। लेकिन सेशन कोर्ट ने उसको 366 के अंतर्गत उसको उसका जो अपराध है उसके अंतर्गत उसको दोषी माना और उसको सजा दिया था। अब साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हाई कोर्ट ने जब सारे फैक्ट को देखा तो हाई कोर्ट ने ये समझा कि लड़की के बयान में अंतर है। उसने जो एफआईआर में जो स्टोरी बताई है, जो 161 में जो स्टोरी बताई है और जो कोर्ट में जो स्टोरी बताई है, इन तीनों में अंतर है। इसके अलावा आईओ ने इस बात को स्वीकार किया है कि 161 के स्टेटमेंट में लड़की ने ये बात बोली थी कि उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए वो उस जगह शादी नहीं करना चाहते, इसलिए वो उस लड़के के साथ गई थी। इसके अलावा साथियों, हाई कोर्ट ने ये भी माना कि उसके माता पिता ने यहाँ पे जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो 2 दिन बाद दर्ज करवाई है। तो हाई कोर्ट ने इन सब फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को जो अपना जो केस साबित करना होता है बिना किसी शक के आधार पर, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, प्रोसिक्यूशन ऐसा करने में फेल रहा और इसलिए आरोपी को 366 के अपराध के अंतर्गत भी बरी किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपने समझा कि किस प्रकार से 366 के आरोप में किस प्रकार से आरोपी को सजा दी जाती है और किस कंडीशन में आरोपी को इस प्रकार के मुकदमे में बरी कर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा और अगर इससे जुड़े हुए कुछ और भी जो कोई एफआईआर दर्ज होती है जिसमें कोई 366 और जो भी इसमें जो सेक्शन लगाए जाते हैं, अगर उन सेक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा और कौन कौन से सेक्शन जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। साथ में अगर कोई जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। धन्यवाद साथियों।